25 जून 1975 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है सरकार के द्वारा और भारत में अनुच्छेद 352 लागू कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि बाहरी या आंतरिक गड़बड़ी के समय पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी। सरकार की दलील थी कि भारत में गंभीर संकट आन पड़ी है, इसीलिए हम आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं। तो 25 जून 1975 की हम बात कर रहे हैं। रात में ही जो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, वो हमारे उस समय के राष्ट्रपति जो कि फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनसे मिलते हैं और आपातकाल लगाने की सिफारिश करती है। राष्ट्रपति ने तुरंत ही आपातकाल की घोषणा कर दी। आधी रात के वक्त ही सभी अखबार, जितने भी बड़े अखबार थे, उनके दफ्तर की बिजली काट दी गई और बहुत से विपक्षी पार्टी के जो नेता थे और जो कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगले सुबह हम 26 जून की बात करें तो सुबह 6 बजे तक इस बात की जो खबर है वो मंत्रिमंडल को दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपातकाल होता क्या है और भारत में आपातकाल जो 1975 में जो आपातकाल लागू किया गया उसके पीछे का मेन रीजन क्या था। तो देखिए, आपातकाल की हम बात करें तो राष्ट्रपति आपातकाल को लागू करने का जो हक है, अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय या फिर किसी सशस्त्र विद्रोह के समय में क्या कर सकता है, वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है और भारत में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब सवाल उठता है कि भारत में आपातकाल क्यों लागू किए गए। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले आर्थिक कारण की बात करते हैं। आर्थिक कारण में हम आपको पता है कि 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन फिर भी 1971 से 72 के बीच में अगर हम भारत की सामाजिक और आर्थिक दशा की बात करें तो ज़्यादा सुधरा नहीं था। और बांग्लादेश संकट के समय जो बांग्लादेश के साथ भारत का युद्ध हुआ, उसके कारण अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और इसी समय हमारे देश में 80 लाख से भी ज़्यादा जो पूर्वी पाकिस्तान के जो नागरिक थे, यानी कि जो बंगाली भाषा बोलने वाले जो नागरिक थे, यानी कि बांग्लादेश के जो नागरिक थे, वो भारत आ गए थे। तो शरणार्थियों की समस्या अलग से थी और पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध लड़ा। इस कारण अमेरिका ने क्या किया, हमारे को कोई भी सहायता देने से मना कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की जो कीमतें थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और तेल की कीमत बढ़ने का मतलब है कि दूसरी वस्तुओं की कीमत भी बढ़ेगी। इसी समय औद्योगिक विकास की दर बहुत ही कम हो गई थी, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही थी और इसके अलावा हम अगर ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब खर्च को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, हमारे जो सरकारी कर्मचारी थे उनके वेतन को रोक दिया। इस कारण सरकारी कर्मचारी भी असंतोष थे, गुस्से में थे। इसके अलावा 1972 से 73 में मानसून भी असफल रहा, मतलब कि मानसून भी हमारा साथ नहीं दे रहा था और मानसून साथ ना देने का मतलब क्या है कि पैदावारी अच्छी नहीं होगी और खाद्यान्न संकट भी देखने को मिलेगा। तो ये तो आर्थिक कारण में हमें सारी चीज़ें बता सकते हैं। आपातकाल लगाने का दूसरा कारण है छात्र आंदोलन। देखिए, गुजरात और बिहार दो ऐसे जगह थे जहां पे छात्र आंदोलन देखने को मिलता है। अब देखिए भैया, ये गुजरात और बिहार में छात्रों ने आंदोलन क्यों किया था। सबसे पहले हम गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें, दोनों जगह पे क्या है, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इस समय में खाद्यान्न संकट है ना, तेल की बढ़ती हुई कीमत और आवश्यक वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। तो छात्रों ने आंदोलन किया था। यहाँ पे हम जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार में जो छात्र आंदोलन चला था उसका नेतृत्व किया और उन्होंने इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नाम दिया, यानी कि पूरे भारत में फैलाने के लिए बोला, है ना, ताकि हम क्या कर सके, सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना कर सके। तो यहाँ से सरकार के ऊपर एक अलग किस्म का प्रेशर बन रहा था कि भाई बहुत सारे छात्र जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा रेल हड़ताल की हम बात करते हैं तो देखिए 1974 में क्या होता है, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जो रेलवे के जो कर्मचारी है वो हड़ताल पे चले जाते हैं। और आपको पता है कि यार, जब रेल के कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएंगे, ये रेल अगर ट्रेन नहीं चलेंगे तो कितनी ज़्यादा समस्या आ जाएगी। कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाएगा, यात्री लोग एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाएंगे, तो ये और ज़्यादा गंभीर समस्या की बात है हमारे लिए। तो अब सवाल उठता है कि ये रेलवे के जो कर्मचारी हड़ताल पे क्यों गए। तो देखिए, रेलवे के जो कर्मचारी थे वो अच्छी सेवा शर्तों के लिए, बोनस के लिए, है ना, अपनी वेतन बढ़ाने के लिए ये हड़ताल पे गए थे। एक और कारण हम बता सकते हैं आपातकाल लगाने के पीछे, वो है न्यायपालिका से संघर्ष। देखिए, इस समय की जो सरकार थी, यानी कि इंदिरा गांधी की जो सरकार है, उसको न्यायपालिका से संघर्ष भी करना पड़ता है। 3 मामलों को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष चला। पहला सवाल यह था कि क्या मौलिक अधिकार में सरकार कटौती कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब दिया कि नहीं, संसद ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। संसद को ये हक नहीं है कि वो किसी के मौलिक अधिकार में कोई कटाव करे, है ना। दूसरा यह था कि संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छाट कर सकती है। तो इस पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या जवाब दिया कि नहीं, संसद ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। ठीक है। तीसरा था कि भाई
क्या संसद यानी कि जो सरकार है वो नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए हमारे मौलिक अधिकार में कमी कर सकती है? तो इसमें भी क्या था, सर्वोच्च न्यायालय का जवाब क्या था कि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, हमारे मौलिक अधिकार में किसी तरीके की कटौती नहीं कर सकती। इसके अलावा एक और कारण है जो कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में संबंध को खराब करता है, वह है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए 1973 में क्या होता है, केशवानंद भारती मुकदमे की सुनवाई के बाद भारत में जो मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वो खाली हो जाता है। और हमारे देश में एक परिपाटी चली आ रही है कि हमारे देश के जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, उन्हीं को हम क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनते हैं। तो 1973 में सरकार ने क्या किया, हमारे देश के जो 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनको इग्नोर मार दिया, है ना, और उनके जगह पे न्यायमूर्ति NN रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो ये भी एक गंभीर वाद विवाद का एक कारण बना, ये न्यायाधीश की नियुक्ति वाला जो ये मुद्दा था। दोस्तों अब हम आपातकाल की जो घोषणा करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम 12 जून से स्टार्ट करते हैं। 12 जून 1975 को क्या होता है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है जिनका नाम है जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने एक फैसला सुनाया और इस फैसले में लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन था उसको अवैधानिक करार दे दिया, मतलब गैर कानूनी करार दे दिया कि वो गलत तरीके से लोकसभा में सांसद बनी है। ठीक है, और ये ऐसा उन्होंने समाजवादी नेता जो राजनारायण जो थी, राजनारायण के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी उच्च न्यायालय में, उसके द्वारा उन्होंने ये सुनवाई की थी। और उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने चुनाव के दौरान क्या किया, सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। तो उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब ये था कि कानूनी तौर पर इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रह गई थी। अब हर हाल में उनको 6 महीने के अंदर दोबारा से सांसद निर्वाचित होना था। अगर सांसद निर्वाचित नहीं हो पाएगी तो उनको प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ेगा। तो 24 जून 1975 को क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया था इंदिरा गांधी को लेकर उसके ऊपर रोक लगा दी और उसने कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर जो अपील की गई है उस पर जब तक सुनवाई नहीं की जाती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी। मतलब हमें मिली भगत थी, क्योंकि आपको पता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है वो किसका है, इंदिरा गांधी का है, AN रे, जो कि इंदिरा गांधी ने इनको नियुक्त करवाया था। दूसरी तरफ हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में जयप्रकाश नारायण के साथ जितने भी विपक्षी दल थे वो सब इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा भी उन्होंने कर दी थी। उन्होंने सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों से अपील किया कि भाई वो क्या करे, सरकार के गलत कामों में सपोर्ट ना करे। तो अब हर तरफ से कांग्रेस पार्टी का विरोध हो रहा था, पूरा माहौल जो था वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए 25 जून 1975 के दिन सरकार ने आंतरिक गड़बड़ी, है ना, और आंतरिक गड़बड़ी और आशंका के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी, यानी कि 352 अनुच्छेद 352 लागू कर दिया गया। दोस्तों अब हम आपातकाल के परिणाम की बात करते हैं। आपातकाल का क्या परिणाम रहा, देखिए आपातकाल लगने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जाने लग गया। प्रेस पे सेंसरशिप लागू कर दी गई, यानी कि बिना सरकार की अनुमति के कोई भी प्रेस जो है वो कुछ नहीं छाप सकते थे, कोई भी अखबार वाले कुछ भी नहीं छाप सकते थे। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी जो संगठन है उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया। धरना, प्रदर्शन, हड़ताल पर रोक लगा दी गई, मतलब कहीं भी आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी आवाज़ नहीं उठा सकते थे। नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए, यानी कि आपके मौलिक अधिकार अब किसी काम के नहीं है। सरकार ने निवारक नज़रबंद कानून के द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। ठीक है, शक के आधार पे आप कह सकते हैं कि भाई हाँ कुछ मतलब सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन कर सकता है, ठीक है, कोई आवाज़ उठा सकता है। इस कारण उन सबको निवारक नज़रबंद कानून के द्वारा पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। मतलब जिन खबरों को छापने से उनको रोका जा रहा था तो उस पेज को क्या करते थे, वो खाली छोड़ देते थे, उस जगह को खाली छोड़ दिया करते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम की अगर हम बात करें, जैसी जो पत्रिकाएं थी उन्होंने प्रकाशन ही बंद कर दिया। ठीक है, कन्नड़ जो लेखक थे शिवराम कारंत तथा हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जो थी, उन्होंने आपातकाल के विरोध में क्या किया, अपनी पदवी सरकार को वापस लौटा दिया। इसके अलावा 42वां संशोधन 1976 के द्वारा और भी कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अदालत में कोई चुनौती नहीं दिया जा सकता था। इसके अलावा विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करने की कोशिश की गई। सो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट में मेरे को बताएं, बाकी अगली वीडियो में हम आगे के टॉपिक समझेंगे।
तो अगली वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।